हेलो एवरीवन, हम लोग स्टैंडर्ड 10 का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक समरी देखेंगे। टोटल चैप्टर का समरी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट्स है मैं उसमें आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, तो अच्छे से देख लीजिए। तो एनिमल और नर्वस सिस्टम से शुरू करेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। आपका नर्वस सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन द एनिमल्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडीज़ में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, मान लो हम लोग चलेंगे या फिर रन करेंगे, जो भी एक्टिविटी होता है, डाइजेशन करेंगे, हम लोग कुछ खाना खाए डाइजेशन करेंगे, ये सारा काम आपका नर्वस सिस्टम का कंट्रोल एंड प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट की वजह से ही होता रहता है। तो नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ए ब्रेन। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम बोले तो क्या समझेंगे हम लोग ना, ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये सब लेकर हम लोग नर्वस सिस्टम मतलब सिर्फ नर्व नहीं होता है, हम इसमें ब्रेन को भी इंक्लूड करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को भी इंक्लूड करेंगे। सो द नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल कॉल्ड द इम्पल्स। तो क्या बोलते हैं उस केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, आपका केमिकल सिग्नल को इम्पल्स। क्या होता है आपका इम्पल्स? क्या होता है ना, कोई भी मैसेज हम लोग को सेंड करना है या फिर रिसीव। जैसे हम लोग को ठंड लग रहा है, तो ये जो बाहर का टेम्परेचर कम हुआ और मुझे ठंड लगा, तो वो मैसेज मेरे बॉडी, अब मेरा नर्व रिसीव करके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। सपोज़ आपके एक हाथ के ऊपर मस्क्यूटो बैठ के बाइट कर रहा है, तो दूसरे हैंड को इंस्ट्रक्शन जाएगा कि उसको जाके उधर से हटाओ, ठीक है ना। तो वो मैसेज सेंड होगा फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द हैंड। तो एंड प्रोसेस करता है, समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम आपका इंफॉर्मेशन को समझता है। तो उसके लिए जो केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाएगा इम्पल्स। उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा ना, इम्पल्स, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। एक पूरा प्रॉपर नेटवर्क है किसका, नर्व सेल और द न्यूरॉन। नर्व सेल को क्या बोलेंगे इस यहाँ पे, न्यूरॉन। नर्व सेल को न्यूरॉन बोलेंगे, सिंगल नर्व सेल को हम न्यूरॉन बोला जाता है। तो ये पूरे कंप्लीट एक नेटवर्क है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करके ब्रेन को पहुंचाती है, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करके उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन जो भी आपका ऑर्गन को इंस्ट्रक्शन जानने वाला होगा वो चला जाता है। सो इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो देखो, इम्पल्स आपका केमिकल इम्पल्स भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी हो सकता है। तो ए न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपका बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? इट कैन कम एज अ रीजनिंग क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो दैट इज अ न्यूरॉन। ए न्यूरॉन को बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, उसका 3 पार्ट है, नेमली द सेल बॉडी और द साइटोन। क्या होता है ना, साइटोन और द सेल बॉडी। ब्रांच प्रोजेक्शन कॉल्ड द डेंड्राइट्स। क्या है, डेंड्राइट्स आपका होगा। और एंड द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी कॉल्ड द एक्सॉन। तो ये तीनों चीज़ को मिलाकर एक न्यूरॉन बनता है। एक न्यूरॉन कंप्राइजेस ऑफ दिस 3 थिंग, वन इज द साइटन, डेंड्राइट एंड द एक्सॉन, AXON, एक्सॉन। तो समझ में आ गया न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन आपका नर्व सेल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, बहुत सारे न्यूरॉन मिलके एक नर्वस सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो जो कि है। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, उसको बोला जाता है साइनाप्स। उसको क्या बोला जाता है, साइनाप्स बोला जाता है। तो आप इसको याद रखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसको सिनाप्स और साइनाप्स बोला जाता है, ठीक है। आपको इसे याद रखना है। तो नर्व्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एमर्जिंग आउट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। आपका जो नर्व, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ब्रेन से हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड से भी हुआ है। तो नर्व्स ब्रांच आउट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेज इन द बॉडी। तो
मान लो आप गिर गए, आपके पैर में चोट लगी है, तो आप वहाँ से जो पेन क्रिएट होता है और वो जो इन्फॉर्मेशन वो ब्रेन तक कैसे कैसे कैरी होता है, क्योंकि हमारे पूरा बॉडी में नर्वस सिस्टम, एक नर्व का जो पूरा नेटवर्क है पूरा थ्रू आउट बॉडी कनेक्टेड है, इसलिए हम वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं। हाँ, ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाता है कि हाँ आपके पैर के इस जगह में आपको चोट लगी है गिरने की वजह से। ठीक है, तो चलते हैं। दिस टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन कौन से टाइप का है ना, सेंसरी नर्व्स एंड सेंड मैसेज। जो सेंस नर्व होता है वो मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन आपको जानते हैं, टोंग होता है सेंस, आइज होता है, स्किन होता है। तो ये सारे जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन है वो आपका इंफॉर्मेशन, आप कुछ तीखा खा लिए, सपोज आप मिर्ची खा लिए, तो आपको जो तीखापन वो सेंस ऑर्गन वो कैरी करेगा और कहाँ तक पहुँचाएगा, ब्रेन तक पहुँचाएगा। ठीक है, या तो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग देखेंगे कौन से केस में इन्फॉर्मेशन ब्रेन को जाएगा, कौन सा केस में स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा और कौन से केस में पहले स्पाइनल कॉर्ड फिर ब्रेन को जाएगा, वो भी देखेंगे। तो मोटर नर्व्स कैरी मैसेज बैक फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो मोटर नर्व होता है वो क्या होता है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लाएगा आपके रिक्वायर्ड मसल तक। आपके एक हाथ में मच्छर बैठा है, मस्क्यूटो बैठा है, एक हाथ में मस्क्यूटो बैठा है, वो आपको पेन क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ से जो पेन होगा वो इंफॉर्मेशन कौन लेगा आपके ब्रेन तक, ना स्किन लेगा। ठीक है, लेकिन आपका ब्रेन किससे ऑर्डर देगा, आपका हाथ को, दूसरे हाथ को ऑर्डर देगा कि आप उसको वहाँ से हटा दो। ठीक है, तो वहाँ पे जो मसल को इंफॉर्मेशन आएगा, दैट इंफॉर्मेशन विल कम थ्रू द मोटर नर्व। नेक्स्ट इज द interneuron or the relay neuron connects neurons with specific organs of central nervous system. They are either motor और तो तीसरे एक टाइप का जो रिले न्यूरॉन होता है वो कुछ स्पेसिफिक ऑरिजिन और स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक रीजन में कनेक्टेड है। वो मोटर भी हो सकता है या फिर सेंसरी भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे आपका हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो अब जाएंगे रिफ्लेक्स एक्शन। एक रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमको कवर करना है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंटली नोन एज द रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलंटरी एंड नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। मतलब कहीं पे सपोज आप गिर गए और पेट में चोट आ गई है, ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जो कम्प्लीटली मूव होगा और फिर ब्रेन हो सकता है उस मसल को ऑर्डर दे कि आप वहाँ से अपना पैर हटाओ या हाथ हटाओ। तो ये जो कंप्लीट एक एक्शन होता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स इज एन एक्शन जनरेटेड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। सपोज मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और बैक साइड में कोई मतलब व्हीकल, वेरी स्पीड व्हीकल आ गया, तो आप अचानक से अपना प्लेस शिफ्ट कर देते हो दूसरे प्लेस को, हाँ या ना। तो यहाँ पे भी देखो, ये जो आप जब देख लिए गाड़ी को, आप कहीं पे टकरा ना जाए इसलिए आप अपना प्लेसमेंट इमीडिएटली मूव कर देते हो। तो इस तरह का जो एक्शन आप लेते हो दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, या फिर कोई एक पिन है, मान लो एक पिन है, यहाँ पे एक पिन पड़ी है और पिन के ऊपर आपका हाथ आ गया, तो इमीडिएटली आप हाथ को वहाँ से रिमूव कर देते हो, है ना। तो इस तरह का एक्शन भी आपका कौन सा एक्शन के अंडर आएगा ना, रिफ्लेक्स एक्शन। सो द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग इट बाय आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटली क्विकली। ये प्रोसेस स्पीड हो सकती है या फिर स्लो भी हो सकती है, कंडीशन को देख के। सच एज कनेक्शन इज कॉमनली नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क आर फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। कहाँ पे मोस्टली इन्फॉर्मेशन होता है, ये होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ऑल्दो द इन्फॉर्मेशन इनपुट गोज टू रीच द ब्रेन, बट द हायर एनिमल्स मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन डोंट पास डायरेक्टली इनटू द ब्रेन बट सिनाप्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन मोस्टली किसके साथ इन्वॉल्व है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ, आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ। देखो, आप एक गाड़ी आ गया बैक से, आप अचानक से देख लिए, वो इन्फॉर्मेशन जाएगा पहले स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जो आपका मोटर न्यूरॉन्स को वो ऑर्डर देगा और आपके पैर इमीडिएटली शिफ्ट होगा दूसरे प्लेस को। तो इस केस में ब्रेन को उसके बाद इन्फॉर्मेशन जाता है, लेकिन सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचता है
कहाँ तक ना आपके स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क इज कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। तो मोस्टली रिफ्लेक्स आर्क कौन से केसेस में यूज होता है, जहाँ पे एक्शन बहुत ही फास्ट होना है, आप बाय मिस्टेकली आपके हाथ एक पिन के ऊपर गिर गई है, बाय मिस्टेकली आपके हाथ एक पिन के ऊपर गिर गई है, ठीक है, तो उस केस में आपको हाथ इमीडिएटली निकालना है, तो वो होगा रिफ्लेक्स एक्शन। या फिर मान लो कहीं पे एक कैंडल है, उसके ऊपर फ्लेम है, बाय मिस्टेकली आपका हाथ उस फ्लेम के ऊपर चला गया, तो हाथ इमीडिएटली बाहर निकलना चाहिए। तो उसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन आपका जो न्यूरॉन, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहले पहुँच जाती है, पहले वो पहुँचा देती है स्पाइनल कॉर्ड को। कहाँ तक पहुँचाती है, स्पाइनल कॉर्ड को। फिर स्पाइनल कॉर्ड आपका मोटर न्यूरॉन को मतलब इन्फॉर्मेशन पास करवा के आपका हाथ फिर वहाँ से हट जाती है। उसके बाद हाँ, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के बाद उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपको आपके ब्रेन को शिफ्ट होता है, लेकिन उससे पहले आपका हाथ वहाँ से चला गया होगा। ब्रेन को समझ में आता है हाँ मेरा हाथ आपका फायर के ऊपर गिर गया था। तो रिफ्लेक्स आर्क और आपका रिफ्लेक्स एक्शन मोस्टली किसके साथ इन्वॉल्व है ना, मोस्टली आपका स्पाइनल कॉर्ड के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए ये आपका रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, आपका ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप देखिए यहाँ पे आपका CNS है। तो मान लें ये एक गर्म कंटेनर है, यहाँ पे एक गर्म कंटेनर, आपने उसको टच कर लिया, हीट पैन को आप टच कर लिए, तो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली यहाँ से पास होगा, कहाँ तक जाएगा ना, ये ब्रेन को ना जाकर, मैसेज टू द ब्रेन को ना जाकर ये चला जाएगा किसके पास ना, आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अपना मोटर न्यूरॉन को, देखिए आपका मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देगा, मसल को इन्फॉर्मेशन देगा और आपका हाथ यहाँ से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें मोस्ट उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन को आराम से जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि मेरा हाथ आपके पैन के ऊपर आ गया था, ठीक है। तो आपका ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, आपका इस डायग्राम में क्या देगा ना, वो डायग्राम ड्रॉ कर देगा, फिर इससे लेबलिंग कर देगा कि ये A B आपका एग्जाम ऐसा एग्जाम ABCDEF, तो आप नेमिंग करो, A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये सब नेमिंग करो। तो आप इस डायग्राम का जो नेमिंग है, कौन से पार्ट में क्या हुआ है, वो आप याद रखना और एग्ज़ाम में आए तो उस लेबलिंग को प्रॉपरली नेमिंग कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसके बाद आता है, हम लोग चलेंगे ह्यूमन ब्रेन। हम इसके बाद सीधा जाएंगे ह्यूमन ब्रेन। उससे पहले हम लोग थोड़ा ब्रेन को देख लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स इसमें हमारा आज पर इनिशिएटिव दिया गया है वो देख लेते हैं। देखिए आपका इस पार्ट आपका सेरेब्रम है, इसके क्रेनियम और स्कल है, यहाँ पर मिड ब्रेन है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम है जो कि हिंड ब्रेन है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है एंड ये आपका अंडर आता है फोर ब्रेन के अंडर, ठीक है। चलो इसके अब डिटेल हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है ह्यूमन ब्रेन? द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है दो हिस्से में डिवाइडेड है। आप यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम आपका क्या होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ इन्वॉल्व है। क्या क्या इन्वॉल्व है ना, आपका ब्रेन इन्वॉल्व है एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। सेंट्रल CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका दो चीज़ इन्वॉल्व है, वन इज द ब्रेन एंड सेकंड इज द स्पाइनल कॉर्ड। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड आउट इंस्ट्रक्शन टू द पर्टिकुलर ऑर्गन्स। क्या करता है, ये बॉडी से इंफॉर्मेशन लेता है और जिस बॉडी से पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, और जिस हिस्से को, मतलब आप खड़े हो, बाय मिस्टेकली एक स्पीड व्हीकल आ गया तो आपको जंप करना है, उसके से इंफॉर्मेशन आपको किस पार्ट को जाएगा ना, लेग मसल को जाएगा। लेकिन आपका हाथ एक पिन के ऊपर गिर गया और एक सम हॉट ऑब्जेक्ट को आप बाय मिस्टेकली टच कर लिए, हॉट ऑब्जेक्ट को बाय मिस्टेकली टच कर लिए, उसके लिए आपका जो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगा ना, हैंड मसल को जाएगा, ठीक है, हैंड मसल को
जाएगा। तो ये क्या करता है ना, सेंड आउट इन्फॉर्मेशन टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन, जिस ऑर्गन के साथ काम है उसी ऑर्गन को वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर देता है, भेजता है। द ब्रेन हैज 3 सच मेजर पार्ट्स, रीजन्स नेम्ड एज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो ब्रेन होता है उसका 3 मेजर हिस्सा है। क्या क्या है ना, आपका फोर ब्रेन, उसके बाद आता है मिड ब्रेन, उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। ये 3 हिस्से में आपका ब्रेन डिवाइडेड है। तो द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, याद रखना। जो मेन, ये असेसन रीजनिंग में क्वेश्चन डाल देख सकता है, कौन सा ब्रेन आपका मेन थिंकिंग पार्ट, आप जो भी सोचते हो उस मेन थिंकिंग पार्ट आपका कौन सा है ना, मिड ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम एंड डाइनसेप्थन। आपका देखिए डाइनसेप्थन आपका सेफालन आपका इसमें नहीं है, लेकिन आपका सेरेब्रम इस आपका कवर होता है। द सेरेब्रम इज़ द सीट ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। तो जो फोर ब्रेन है वहाँ पर क्या है ना, सेरेब्रम है। इसमें इसका मेन काम क्या है ना, इसका मेन काम है मेमोरी, वो याद रखेगा, इंटेलिजेंस, कौन से फैक्ट को आपका प्रोसेस करेगा, एंड ऑफ द सेंसरी सेंटर्स ऑफ हियरिंग, सेल एंड साइट। वो आपको सुनने में मदद करेगी, आपको स्मेल करने में मदद करेगी, एंड साइट। कोई भी देखो, सपोज आप 10 साल पहले कुछ स्मेल किए थे, अभी आप अचानक से वो स्मेल आपके सामने आ जाए तो आपका दिमाग इमीडिएटली सोचने लगा था, अरे ये स्मेल मैंने कहीं पे तो लिया था, कहीं पे ये स्मेल मुझे मिला था, आज इतने साल बाद फिर साइट। देखिए आपका मतलब मान लो आपके कोई दोस्त 5 साल से आपका दोस्त को आप देखे नहीं, अचानक से उसको देख ली तो आपका दिमाग प्रोसेसिंग करने लगता है, कहीं तो इसको देखा था। तो वो थिंकिंग का काम आपका सेरेब्रम करता है, ठीक है ना, सेरेब्रम करता है। नेक्स्ट इज द डायंसफेलन इज द सीट फॉर प्रेशर एंड पेन। तो ये आपका नहीं है, फिर भी थोड़ा जान लो। आपका जो डायंसफेलन आपका है, दिस इज द सीट फॉर प्रेशर एंड पेन। जो भी सीट आपका प्रेशर हो जाता है या आप ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो या फिर पेन होता है, वो आपके बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है, आप गिर गए, पैर में चोट लगा, तो उस पेन को महसूस करेगा सेरेब्रम, ठीक है। सो द मिड ब्रेन, चलो उसके बाद मिड ब्रेन ना, द मिड ब्रेन कंटेंट्स ऑफ फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन एंड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस ऑफ साइट एंड हियरिंग। ये जो देखने की क्षमता और सुनने की कैपेसिटी को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम। आपका जो हिंड ब्रेन, कहाँ गया आपका हिंड ब्रेन, थोड़ा देख लेते हैं, आपका देख लीजिए, यहाँ पर आ गई आपका हिंड ब्रेन। ये जो हिंड ब्रेन है आप ये आपका क्या काम करता है ना, द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम। उसके पास क्या है ना, सेरेबेलम, ठीक है। पोन्स एंड मेडुला, पोन्स एंड मेडुला, उसके पास सेरेबेलम है, पोन्स से एंड मेडुला है। द सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी एंड मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर। तो सेरेबेलम क्या होता है ना, ये हमारे बॉडी, हम चल पाएंगे, इसका जो प्रॉपर मेजरमेंट सेरेबेलम देता है। एंड पोस्चर, हमारा बॉडी पोस्चर, मान लेते आप लोग देखे होंगे कुछ अल्कोहलिक पर्सन वो ठीक से चल क्यों नहीं पाते हैं, उसका मेन रीज़न है जब अल्कोहल हमारा सेरेबेलम को अटैक करता है। जब कोई इंसान अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो उसका सेरेबेलम का अटैक करता है, तो इसकी वजह से वो अपने बॉडी का जो बैलेंस लूज कर लेता है, इसलिए उसका चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज़ एंड वो मसल कोऑर्डिनेट कर पाएगा। जब सेरेबेलम एक्टिवेट होगा तो कोऑर्डिनेट कर पाएगा। द मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग एंड हीट। वो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपका सलाइवेशन कितने मुंह से लाल निकलेगा, वोमिटिंग भी कंट्रोल करता है, एंड हार्ट बीट को भी वो कंट्रोल करता है। तो द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन थ्रू द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम और द बैकबोन। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आपका कहाँ से शुरू होती है ना, एक्सटेंडेड फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का मेडुला से शुरू होती है, थ्रू द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल, पूरा वर्टिब्रल को कवर अप करते हुए, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। वो किस तरह से प्रोटेक्टेड है आपका बैकबोन से, ठीक है।
तो चलो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं वो पहले जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द क्रैनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब जो क्रैनियल होते हैं कहाँ से निकलते हैं, आपका ब्रेन, एंड जो स्पाइनल नर्व्स वो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ये सारे चीज़ को लेकर बनती है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओवरऑल बोला जाए तो हमारा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो छोटे छोटे नर्व्स निकलते हैं पूरा बॉडी में स्प्रेड होने के लिए, उसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हाउ आर द टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड। तो टिश्यूज़ कैसे प्रोटेक्शन पाते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द थिक बोन्स ऑफ द स्कल एंड फ्लूइड कॉल्ड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोवाइड फॉर द शॉक अब्जॉर्बर। तो कौन सा ऐसा फ्लूइड है, तो उसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो आपका शॉक ऑब्जर्वेशन, आप गिर जाते हैं, आप भागने लगते हैं तो डेफिनेटली ब्रेन में शॉक प्रोड्यूस होता है। उस शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा फ्लूइड रिक्वायर है, दैट इज़ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपके ब्रेन के अंदर है। तो एंड पूरा जो अंदर का हिस्सा कैसे प्रोटेक्टेड रहता है, थ्रू द स्कल। ठीक है, सो हाउ डज द नर्वस टिश्यू कैन एक्शन। नर्वस टिश्यू कैसे काम करते हैं वो चलिए देखते हैं। सो व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीच द मसल फाइबर्स मस्ट मूव। जब कोई भी इम्पल्स पहुंच जाता है मसल तक, मसल काम करना शुरू करती है। द मसल सेल विल मूव बाय द चेंजिंग देयर शेप बाय शो दे कैन शॉर्टन। तो ये एक्सपांसन कंट्रैक्शन के थ्योरी में ही काम करती है। मसल सेल्स सब स्पेशल प्रोटीन, मसल सेल्स के पास कौन सा स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है दैट कैन चेंज बोथ देयर शेप्स एंड द अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू द नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका कहाँ तक पहुँच जाती है ना, मसल सेल तक। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका मसल सेल तक पहुँच जाती है तो आपके जो मसल में कुछ सर्टन टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसका साइज या छोटा नहीं तो बड़ा होता है और हमारा हाथ पैर जो भी जिस एरिया टारगेटेड ऑर्गन आपका काम करने लगता है उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करने लगता है। ठीक है, तो ये था एनिमल्स के बारे में। चलो अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में इतना सारा चीज़ें होते कैसे हैं हम लोग वो जानेंगे। सो ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट बाय स्टिमुली। Yes or no? Plant also respond to stimuli with the help of the chemical compound। यहाँ पे plant किस तरह से respond करता है, through the chemical compound secreted by the cell। chemical compound secreted by the cell। plants being living organism exhibit some movement। तो उसका कुछ movement show करता है। plants show two different types of movement। one dependent on growth and other is the independent of growth। plant दो तरह का movement show करता है, that is dependent on growth, second is the independent of growth। ये आप लोग याद रखो। तो plants also use electrical chemicals। The plants also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell, but there is no specialized tissue। प्लांट भी आपका केमिकल सिग्नल को यूज करके इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स को यूज करके अपना इंफॉर्मेशन कैरी करवाती है। लेकिन जैसे एनिमल में कोई पर्टिकुलर नर्व्स होते हैं उसको इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए इसमें नहीं होते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मान लो यहाँ पे आपका एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे लेकिन उसके ऊपर क्या है, कुछ शेडेड रीजन है। तो उस टाइम अगर लाइट इधर अवेलेबल है तो इस प्लांट का ग्रोथ डेफिनेटली इस डायरेक्शन होगा, जो कि स्लोली होगा, धीरे होगा। तो रिस्पॉन्स करता है लेकिन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली वेरी स्लोली। ठीक है, अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल एंड इट अपीयर्स। और वो जो ग्रोथ होगा वो डायरेक्शनल होगा एंड लगेगा प्लांट इज मूविंग। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट फॉर प्लांट्स क्या होते हैं वो हम लोग जानते हैं। क्या होता है डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट को 3 नाम दिया गया है, जैसे कि आपका दिस मूवमेंट कैन इधर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। देखो, तो पहली बात है पॉजिटिव ट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स आपको पता है, फोटो मीन्स लाइट होता है, फोटो मीन्स
लाइट होता है मतलब लाइट के डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है, जैसे उसका सूट, प्लांट के सूट मूव्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. सो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इज सीन इन सूट which respond by bending towards light, वो लाइट की तरफ बेंड करता है. नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म इज इवन इन शूट्स बाय ग्रोइंग अवे फ्रॉम द ग्राउंड. तो अगर हम लोग जियोट्रॉपी, जियो मीन्स क्या होता है, जियो मीन्स आपका अर्थ होता है, तो शूट अर्थ के अगेंस्ट मूव करता है, सो इट इज ए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. सो रूट बेंड अवे फ्रॉम द लाइट एग्जिबिटिंग ए नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. आपका रूट क्या शो करता है ना, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, बट शूट शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. उस तरह से रूट जो होता है शो करता है, आपका जो रूट जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, लेकिन नेगेटिव आपका शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है. सो हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर. तो वाटर की तरफ कौन मूव करता है ना, रूट मूव करता है. हाइड्रोट्रॉपिज्म द ग्रोथ रेस्पॉन्स इन व्हिच डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्टिमुली ऑफ द वाटर. जिस तरफ सपोज यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, ये उसका रूट हुआ. सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक प्लांट है और ये उसका, ये ग्राउंड लेवल है, ये उसका रूट्स हुआ, लेकिन देखा गया कि यहाँ पर वाटर का कुछ सोर्स अवेलेबल है, यहाँ पर वाटर का कुछ सोर्स अवेलेबल है, तो देखा जाएगा मोस्ट ऑफ द रूट्स विल बेंड्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म. मतलब प्लांट के रूट पानी जिस तरफ है उस तरफ उसका ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म. ठीक है, तो समझ में आया आपका फोटोट्रॉपिज्म. पहला टर्म हुआ क्या ना, फोटोट्रॉपिज्म शूट के लिए पॉजिटिव होगा एंड रूट के लिए नेगेटिव होगा. उसके बाद आता है हमारा जियोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिज्म रूट के लिए पॉजिटिव होगा, शूट के लिए नेगेटिव होगा. एंड वाटर ट्रॉपिज्म क्या है, जिस तरफ पानी का सोर्स है उसका रूट उसी तरफ भागेगा. ठीक है, चलो उसके बाद आता है केमोट्रॉपिज्म. केमो मीन्स केमिकल होता है. केमिकल मीन्स जो मोस्टली केमिकल जिस तरफ, जैसे कि आप देखे होंगे कि देखते हैं केमोट्रॉपिज्म इज ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड्स द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओवल. आप लोग पढ़े होंगे कि पॉलन ट्यूब किस तरह से ओवल की तरफ ही मूव करती है. And hormones are chemical compounds released by stimulus cell. Hormones diffuse all around the cell. जब कोई हार्मोन सेल की तरफ जाती है तो वो पूरा सेल में डिफ्यूज होता है. They are synthesized at place away from where they act and simply diffuse to the area of action. देखो हार्मोन कहाँ बनती है, हार्मोन कहाँ बनती है, एंड कभी कभी जब रिक्वायरमेंट दूसरे ऑर्गन को हो तो डिफ्यूजन वो यहाँ आकर भी हो सकती है. तो इसलिए बताया जा रहा है ना, दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ द एक्शन. डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेट ग्रोथ. अलग अलग हार्मोन क्या करता है, प्लांट में ग्रोथ लाती है या फिर डेवलपमेंट लाती है. And responses to environment, different hormones secreted by the plants are auxins, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड. तो ये सब बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे. सो सबसे पहले क्या जाएंगे ना, ऑक्सिन. ये क्या है ना, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है. ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है. तो ऑक्सिन्स आर द हार्मोन सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ द स्टेम. इसको आप याद रखो, ऑक्सिन की वजह से ही आपका जो शूट का टिप वो ग्रो करता है. स्टेम का जो टिप होता है वो ग्रोथ किसके वजह से करता है ना, ऑक्सिन की वजह से. दिस हेल्प द प्लांट इन ग्रोथ बाय सेल एलोंगेशन. ऑक्सिन इंड्यूसेस शूट एपिकल डोमिनेंस. तो क्या होता है, जो टिप मोस्टली ग्रोइंग एरिया, जो प्लांट का ग्रोइंग एरिया है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा केमिकल ना, कौन सा हार्मोन, आपका ऑक्सिन प्रेजेंट होता है. सिमिलरली गिबरेलिन्स कहाँ से होता है, आर हार्मोन्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, सीड जर्मिनेशन, बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग. ये सारे फंक्शन में गिबरेलिन हार्मोन आपका
हेल्प करती है। कौन सा ना, ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम का ग्रोथ होगा, सीड जर्मिनेट होगा, बोल्टिंग होगा एंड फ्लावरिंग होगा, फ्लावर आएगा। तो इस सब में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ना, गिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आता है साइटोकिनेसिस आर हार्मोन्स प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब ग्रोथ भी ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो रहा है, रैपिड हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, साइटोकिनेसिस होगा। सच एज फ्रूट्स, उसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट चाहिए, सीड्स एटसेट्रा, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा। हमारा जो स्टोमाटा ओपनिंग होता है वो किस हार्मोन की वजह से ओपन एंड क्लोज हो पाता है, दैट इज़ द साइटोकिनेसिस। तो आपको ये सारे हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कहाँ पे यूज होता है, किस तरह से प्लांट में हेल्प करती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। देन इज द एब्सिसिस एसिड इज ए हार्मोन दैट इनहैबिट्स, क्या करता है, दैट इनहैबिट्स द ग्रोथ इन द वेरियस पार्ट्स, अलग अलग पार्ट में ग्रोथ में हेल्प करती है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ द स्टोमाटा, स्टोमाटा को बंद करने में मतलब इट इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ द लीव्स। विल्टिंग का मतलब समझ में आता है आपका, मतलब कोई पत्ता जो होता है वो येलो कलर होके फिर गिर जाता है, सो विल्टिंग ऑफ लीव्स में भी हेल्प करती है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट इज द हार्मोन्स इन एनिमल्स। हम लोग ये प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़े, हम लोग देखेंगे अभी कौन सा हार्मोन एनिमल में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है और उसका डिफरेंट फंक्शन क्या है। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम फॉर्म बाय द डक्टलेस ग्लैंड व्हिच सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड द हार्मोन। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है ना, इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म बाय द डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड से ये बनती है, जो क्या सीक्रेट करती है, केमिकल सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन होता है वो पर्टिकुलर किसी नर्व या पाइप में मूव नहीं करती और डायरेक्टली इंजेक्ट होता है किसमें, इनटू द ब्लड। हार्मोन्स आर माइन्यूट केमिकल मैसेंजर थ्रोन इनटू ब्लड टू एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन। तो ब्लड को क्यों दिया जाता है ना, टू एक्ट ऑन द टारगेट, जिस ऑर्गन को रिक्वायरमेंट है हार्मोन उसी ऑर्गन के पास पहुंचेगा। इसीलिए आपका एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में है, जिस ऑर्गन को चाहिए उसी ऑर्गन हार्मोन सीक्रेट होगा और सिर्फ उसी ऑर्गन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ आपका एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए ये जो दो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये दो डायग्राम आपका, ये पहले वाला मेल का है, दूसरा वाला फीमेल का है। ये मेल का है और ये आपका फीमेल पार्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको जो डायग्राम लेबलिंग है ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसको ऐसे ABCD देगा, ऐसे बना देगा ABCD और बोलेगा नेमिंग करो। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, D है, ये E है, ये F है, ये G है। तो आपको क्या करेगा, बोलेगा कि आप नेमिंग करो, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। तो यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स है, कौन सा देखो, जैसे हाइपोथैलेमस है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस भी है, पैनक्रियास भी है, टेस्टिस है, एड्रेनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है। यहाँ पर ऐसे ही हाइपोथैलेमस है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थाइमस है, पैनक्रियास है, ओवारी है, एड्रेनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है। तो ये सब नेमिंग आपको याद रखना पड़ेगा। चाहिए होता है तो एक दो बार आप कॉपी में नोटबुक के आपके नोटबुक में लिख के भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या क्या है हम लोग देखे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग मार्क कर सकते हैं, कहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर पाइनियल ग्लैंड कहाँ पे, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड कहाँ पे, आप इसका प्लेसमेंट एक बार देख लीजिए। तो पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस, द थायराइड, द पैराथायराइड, द थाइमस, द एड्रेनल ग्लैंड, द पैनक्रियास, द टेस्टिस एंड द ओवारी। तो ये सारे चीज़ आपका एंडोक्राइन ग्लैंड के अंडर आ जाती है। तो द एड्रेनल ग्लैंड, तो सबसे पहले चलो पढ़ते हैं आपका एड्रेनल ग्लैंड के। दे आर लोकेटेड एबव द किडनी। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, दे आर लोकेटेड एबव द
kidneys. Two regions of the adrenal gland and adrenaline cortex and adrenal medulla. तो आपका दो रीजन होता है एड्रेनल ग्लैंड का, जिसको बोला जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स बोला जाता है, एड्रेनस मेडुला. तो ये आपका शॉर्ट नोट में मदद करेगी, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए. तो एड्रेनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स द हार्मोन्स लाइक कोर्टिजल, एल्डोस्टेरोन एंड द एंड्रोजेंस. ये सारे हार्मोन वहाँ से सीक्रेट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से. एंड एड्रेनल मेडुला सीक्रेट्स द हार्मोन्स लाइक एड्रेनालिन एंड द नोराड्रेनालिन. एड्रेनालिन इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट or the emergency hormone. It prepares the body to face an emergency situation of physical stress like danger, anger, excitement. मैं आपको एग्जांपल दिया था, मान लो आप यहाँ पर खड़े हो और अब सडन एक कार पीछे से बहुत स्पीड से आया, तो आप एक देखते ही इसको जंप करने लगते हो. तो इस केस में आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन इतना एनर्जी ले आता है, दैट इज नोन एज द एड्रेनालिन मेडुला. ठीक है. तो एड्रेनालिन ही वही हार्मोन है जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्ट करने में मदद करती है, एनर्जी देती है. ठीक है. नेक्स्ट इज द थायराइड ग्लैंड. उसके बाद क्या आती है ना आपका थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन द नेक वेनल ऑफ द लैरिंग्स. तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपका नेक में सिचुएटेड है. It is the one of the largest endocrine gland. What is the largest endocrine gland होगा आपका? This one of the largest endocrine gland, that is the thyroid gland. The principal hormone produced by this gland are thyronine and the thyroxine. Then the thyroxine is a hormone that regulates the metabolism of carbohydrate, protein and fat. Thyroxine का काम क्या है वो अच्छे से आप देख लीजिए. थायरॉक्सिन का जो काम, जो फंक्शन, वो आप अच्छे से देख लीजिए. इसका काम क्या है थायरॉक्सिन का? इट रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन द बॉडी. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. तो ये जो थायरॉक्सिन का सिंथेसिस में कौन मदद करती है ना? आयोडीन. आयोडीन इज एसेंशियल, इसलिए बोला जाता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आयोडाइज सॉल्ट लेने के लिए. डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द फूड कॉजेस गॉइटर. अगर वो आयोडीन फूड में आयोडीन का मात्रा कम हो जाए तो ए पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम गॉइटर, क्योंकि आयोडीन ही वो चीज़ है जो कि थायरॉक्सिन प्रोडक्शन में मदद करती है. और थायरॉक्सिन रेगुलेट कर लेती है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को रेगुलेट करते हैं. वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज इज स्वोलन लेग. तो आप अगर थायराइड से कोई भी आदमी थायराइड से ग्रसित है तो उसका सिम्टम क्या होगा? उसका नेक हो वो फूल जाएगा, स्वोलन लेग. ठीक है. तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ. तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन. ब्रेन की बेस में ये लोकेटेड है. इट इज़ कंसिडर्ड टू द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड एज सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, रेगुलेट्स द ऑर्गन्स एज वेल एज द अदर ग्लैंड. तो डिफरेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड. ग्रोथ हार्मोन TSH, FSH, LH, SCTH, MSH, vasopressin and oxytocin. ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ये मोस्टली ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ये बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करती है. इफ देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म. आप देखे होंगे कोई इंसान का हाइट बहुत ही छोटा होता है, उसकी वजह से उसका मेन रीज़न है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके आपका एक्सेस सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन लीड ऑफ गैगेंटिज्म. मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, इंसान का साइज़, हाइट, वेट बहुत ही बड़ा होने लगेगा. नेक्स्ट इज द गोनाड्स. टू टाइप्स ऑफ गोनाड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग. दे आर नोन एज द फीमेल गोनाड्स एंड द मेल गोनाड्स. तो फीमेल गोनाड्स के ऊपर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. फीमेल गोनाड्स कहाँ पाया जाता है ना? ए पेयर ऑफ ओवरीज फ्रॉम द गोनाड इन फीमेल. तो ओवरीज आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ पे? उसके एब्डोमिनल कैविटी की बोथ साइड में फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है. ओवरीज प्रोड्यूस टू हार्मोन, नेमली द ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन.
तो ये याद रखो, ओवरी से 2 टाइप का हार्मोन सीक्रेट होता है, वन इज़ द एस्ट्रोजन एंड इज़ द प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन कंट्रोल्स, एस्ट्रोजन का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, कंट्रोल्स द चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग पबर्टी, लाइक फेमिनाइन वॉइस, लड़कियों का वॉइस फेमिनाइन हो जाएगा, सॉफ्ट स्किन, उनका स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट इन द मैमरी ग्लैंड, उनका मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होने लगेगा। देन इज द प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल्स द यूट्राइन चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करेगा एंड हेल्प्स इन द मेंटेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी प्रॉपर हो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज़ द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो उन लड़कियों में जो भी आपको पबर्टी देखने को मिलेगी, जो भी पबर्टी या फिर फेमिनाइन वॉइस या फिर उनका स्किन सॉफ्ट हो जाना या फिर मामारी ग्लैंड उनका ग्रोथ हो जाना, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन। और उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल या उनका जो प्रेगनेंसी में वो कंट्रोल करने की, मतलब प्रॉपरली मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम टू टाइम हो, ये सब चीज़ें रेगुलेट कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रेगनेंसी, कोई भी लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसका भी कंट्रोल कौन सा हार्मोन की वजह से होती है, दैट इज द प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट इज द मेल गोनाड्स, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ए पेयर ऑफ टेस्टिस फॉर्म्स द गोनाड्स इन द मेल, मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, पेयर ऑफ, दो टेस्टिस होता है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस इन द मेल सेक्स ऑर्गन लोकेटेड इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में व्हिच आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन से बाहर है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट है टेस्टिस प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो लड़के होते हैं और बॉयज़ होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके बॉडी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, टेस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द चेंजेस विच ऑकर ड्यूरिंग पॉवर्टी, लाइक डिपर वॉइस, जैसे लड़कों का वही 15 साल 14 साल आते आते उनका वॉइस बहुत मोटा हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, उनका पेनिस अचानक से बढ़ने लगता है। एंड फेशियल एंड बॉडी हेयर, पूरा बॉडी मुंह में मूंछ आ जाती है, हेयर ग्रोथ होता है। ये सब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, जो कि टेस्टिस रिलीज करती है। नेक्स्ट हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है पैनक्रियास। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक विद इन द कॉप्स ऑफ द ड्यूडेनम। इट इज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इन फंक्शन। तो ये एक्सोक्राइन भी होती है एंड एंडोक्राइन इन फंक्शन। इट सीक्रेट हार्मोन सच एज इंसुलिन। पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन। आप लोग डायबिटीज़ के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। तो पैनक्रियास ही सीक्रेट करती है इंसुलिन। जब वो कम इंसुलिन, बॉडी को जितना इंसुलिन चाहिए, अगर वो उतना इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाएगी तो पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है और उसको इंसुलिन एज एन इंजेक्शन बाहर से लेना पड़ता है। एंड ग्लूकागॉन सोमाटोस्टेन and the pancreatic polypeptide. So insulin regulates the sugar level in our body. इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन ना हमारे बॉडी में जो शुगर, हम जो भी शुगर इंटेक करते हैं, चाहे फूड की, हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें डेफिनेटली मोस्टली शुगर होता है, और तो उस लेवल को वो कंट्रोल करती है, उस शुगर लेवल। इंसुलिन सीक्रेट्स इन स्मॉल अमाउंट। जब वो बॉडी में ज़्यादा शुगर लेने लगे और शुगर प्रोड्यूस हो रहा है और जो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कम हो जाए तो क्या होता है, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, विच कॉजेज डिजीज कॉल्ड द डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम सिंपली डायबिटीज़ भी बोलते हैं। उसका बायोलॉजिकल नेम है डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये किसकी वजह से, इंसुलिन। इसी की वजह से हम लोग जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर इंसुलिन। जब वो इंसुलिन उनके बॉडी के अंदर जाता है तो आपका जो शुगर लेवल उनका कंट्रोल में रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड क्या है, इट इज़ लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन। पाइनियल ग्लैंड कहाँ पे है, ब्रेन के सेंटर के पास, डोर्सल टू द टिन्सेफेलॉन, एंड इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन मेलाटोनिन। ये क्या सीक्रेट करता है, पाइनियल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है ना, मेलाटोनिन सीक्रेट करता है। ठीक है, याद रखना, आपका पाइनियल ग्लैंड
क्या सिक्रेट करता है ना, मेलाटोनिन सिक्रेट करता है। पाइनियल ग्लैंड आपका सिक्रेट करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन अफेक्ट्स रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। क्या करता है उसका मेजर काम ना, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट प्रॉपर्ली करवाएगा। मॉड्यूलेशन ऑफ वेक एंड स्लीप पैटर्न, हम एक टाइम में सोएंगे, एक टाइम में जगेंगे। किसी को आपको देखते होगे कि उसको नींद नहीं आ रही, रात को बिस्तर में पड़ा है लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रहा है। दैट इज ड्यू टू द मेलाटोनिन। उसका मेलाटोनिन सिक्रेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसका नींद का पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। एंड सीजनल फंक्शंस को भी ये पाइनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है। किसकी मदद से ना, मेलाटोनिन नाम के हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है आप जानते हैं, इट इज़ न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये किसका हिस्सा है, ब्रेन का, न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट लिंक्स द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका काम क्या है ना, ये नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करेगा, किससे ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड हार्मोन्स लाइक स्टोमाटोस्टेटिन एंड डोपामाइन सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। आप डोपामाइन का नाम डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो ये आप डोपामाइन से हमारा बॉडी में एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस ही ये सारा काम करता है, ये सारा हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रेट करवाता है। नेक्स्ट इज द पाराथायरॉयड ग्लैंड। पाराथायरॉयड ग्लैंड क्या है हम लोग जानते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड्स एम्बेडेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थायरॉयड। थायरॉयड के ऊपर दो पेयर क्या है ना, स्मॉल एंड ओवल शेप्ड ग्लैंड्स है, ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक, ठीक है, प्रेजेंट इन द। सो द सीक्रेट para hormone. It helps in regulation of calcium and phosphate ion in the bones and blood. तो जो पाराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रेट करती है, आपको ये याद रखना है। अगर पाराथ हार्मोन जो कि हमारे बॉडी में क्या, कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन में जो बोन्स में एंड ब्लड में होता है उसको रेगुलेट करता है। कितना कैल्शियम ऑब्जर्व होना चाहिए, कितना फॉस्फेट ऑब्जर्व होना चाहिए, ये सब रेगुलेट कौन करता है, पाराथ हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोसिक्रेशन लीड्स टू टेटानी एंड हाइपरसिक्रेशन कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है, जो कि टेटानी हो जाता है, और हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट इज द थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या है, इट इज़ लोकेटेड, और पहले देखते हैं कहाँ पे लोकेशन है। इट इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द हार्ट के सामने भाग, इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेर्नम में है। एंड इट प्रोड्यूस हार्मोन थाइमोसिन। इस थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करती है। इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो ये इसका मैच्योरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब कंटिन्यूसली वो जो भी हार्मोन हो वो कंटिन्यूसली रिलीज नहीं होता रहता है। उस जब बॉडी सिग्नल देता है कि नहीं बस मुझे और नहीं चाहिए, तो उसका सिक्रेशन उस टाइम बंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, मान लो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो सेल उसको डिटेक्ट कर लेती है, विच रेस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। अगर शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। आज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, इंसुलिन सिक्रेशन इज ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म में काम करता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द फीडबैक मैकेनिज्म। इस फीडबैक मैकेनिज्म में आपका सारा ग्लैंड काम करती है। जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना सिक्रेशन, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ज़्यादा सिक्रेशन करेगा, कम रिक्वायरमेंट है तो कम सिक्रेशन करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो था एक पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। फिर भी मेरा सजेशन है कि आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद 1 या 2 बार कंप्लीटली एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। उसमें जो डायग्राम, जो भी डायग्राम और लेबलिंग है उसको अच्छे से देख लीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैंने इसमें कवर कर लिया है। फिर भी आपका मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।